जी हां दोस्तों, ममता और अभिषेक ने वो कर दिखाया जिसे ज्ञानेश ने सोचा न था। पेश कर दिया 3 जिंदा सबूत। सुप्रीम कोर्ट क्या रद्द करेगा बंगाल का एसआईआर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया और ऐसे कौन से सबूत सामने आए जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्या अब बंगाल का एसआईआर रद्द करेगा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीनों में यह क्यों कहा था कि एक भी वैलिड सबूत ले आइए, हम पूरी की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर देंगे। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट अभी तक एसआईआर के मामले पर सुनवाई के बाद फैसले को लटका के रखे हुआ है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे और आने वाले इस चुनाव में बंगाल में अभिषेक बनर्जी से बीजेपी बैकफुट पर क्यों है। दोस्तों, बंगाल विधानसभा का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से करो या मरो की स्थिति, क्योंकि बीजेपी बंगाल को अपना वो स्टेज मानती है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो गई तो इसका मतलब यह है कि दक्षिण भारत में भी उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मगर दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बंगाल में अभिषेक बनर्जी हैं। वो अभिषेक बनर्जी जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उंगली दिखाने पर यह कह दिया था कि मुझसे उंगली नीचे करके बात कीजिए। वो ममता बनर्जी जिन्होंने यूपीए की सरकार रही हो या फिर मोदी शाह की सरकार, कभी भी अपने उसूलों से, अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटी हैं। आप उठाकर देख लीजिए बंगाल का इतिहास, किस तरीके से लेफ्ट पार्टी के उस सत्ता शासन को उखाड़ के फेंक दिया और उसके बाद लगातार बंगाल में अपने शासन को जमाए हुए हैं। दोस्तों, दरअसल बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर, जिस तरीके से बांग्लादेशी मुस्लिमों को लेकर, रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट कर रही है। आपने देखा गाजियाबाद में कि चुनाव अधिकार आयोग के अधिकार को अब लगता है कि एसएचओ छीन रहे हैं, कि जो अधिकार मौजूदा वक्त में मोदी शाह की सरकार ने चुनाव आयोग को दे रखा है कि साहब नागरिकता आप तय कीजिए, अब तो एसएचओ भी मशीन लेकर के मेटल डिटेक्टर वाली ये चेक कर रहे हैं कि नागरिक हैं देश के या नहीं देश हैं। मगर दोस्तों, उस बंगाल में जहां पर बिहार का पूरा विधानसभा का चुनाव हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी तक नहीं दिया कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया क्या वैलिड है या नहीं है, लटका के रखा है। और बिहार को जीत भी लिया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उस बिहार में भी घुसपैठिए और रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुद्दे को लाकर जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट की थी, आज तक चुनाव आयोग और बीजेपी ये बता नहीं सके कि कितने घुसपैठिए बिहार में मिले हैं। बंगाल में भी वैसे करने की स्थिति थी। दोस्तों, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा था कि साहब गड़बड़ी कुछ है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने किस तौर पर जिनको मुर्दा बता करके नाम काटे गए थे, जिंदा सबूत की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया था। वैसे ही बंगाल में हो रहा है। बंगाल में आपने देखा द राजनीति पर एक दूसरे शो में कि किस तौर पर, किस अंदाज में मंच पर अभिषेक बनर्जी ने उन लोगों को ला करके परेड करा दिया जिनका नाम वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग ने काट दिया है, लेकिन वो जिंदा है और ये बताकर काटा गया कि साहब ये तो मृत है। जाहिर तौर पर बंगाल की स्थिति देश के किसी भी दूसरे राज्य से बिल्कुल जुदा और अलग है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में डरी, सहमी और ऐसे नैरेटिव को लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आप देखिए, अभी अभी थोड़ी देर पहले बीसीसीआई ने बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल टीम में खेलने से रोक दिया है और केकेआर टीम को यह आदेश दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को, बांग्लादेशी प्लेयर को टीम से बाहर करें। जाहिर तौर पर यह सब कुछ कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ दिख रहा है। संगी सुम सरीखे लोग या खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताने वाले लोग ये कहते हैं कि साहब बांग्लादेश में हिंदू के लिंचिंग के बाद देश में हम बांग्लादेशियों को खेलने नहीं देंगे। तो फिर पाकिस्तान के आतंकियों के साथ क्या किया मोदी शाह की सरकार ने? तो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल ली और बांग्लादेश के लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए आईपीएल में इजाजत तो मोदी शाह की सरकार ने दी थी, बीसीसीआई ने दी थी। उसके बाद आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम ने खरीदा था उनको। मगर दरअसल सनातन के नाम पर देश में एक उत्पात मचाने की जो छवि है
उस छवि को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई। इसीलिए संगीत सोम अब यह कहने देखा सनातन की जीत हो गई, हमने वापस करवा दिया। यानी कि जो धर्म में कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, उसमें धर्म को देखकर ही किसी की हत्या पर साथ खड़ा होता है और किसी का बहिष्कार करता है। बांग्लादेश में अगर किसी हिंदू भाई की लिंचिंग हुई तो भारत में उत्पात, लेकिन भारत में अगर किसी मुस्लिम, सिख, ईसाई की लिंचिंग की जाती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए नफरती चिंटू उसको सेलिब्रेट करते हैं और ऐसे आरोपियों और दोषियों के खिलाफ केस को यूपी सरकार जैसी सरकारें वापस लेती है। ये सनातन सिखाता है। गजब की थेथरई है दोस्तों। और सबसे दोस्तों इस पर बाकायदा हम एक अलग से एक शो करके आपको बताएंगे कि चल क्या रहा है। वापस मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के अंदर जिस किस्म की स्थिति तैयार की है, जिस तरीके से राज्यव्यापी यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा को नहीं बनाया, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की बची खुची ताकत बंगाल में उखाड़ फेंकने की कोशिश की है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अभिषेक बनर्जी ने यह सबूत रख दिया है ज्ञानेश कुमार के सामने, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन सबूत को मान करके अब बंगाल का एसआईआर रद्द करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साहब अगर हमें जरा भी लगा कि गड़बड़ी हो रही है तो फिर हम इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। कहां है सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं सो मोटो लेता? क्यों नहीं संज्ञान लेता? क्या संज्ञान लेगा कोर्ट जिसने बेलोस की मौतों पर, लगातार हो रही मौतों पर संज्ञान नहीं लिया? दोस्तों अब ऐसी स्थिति में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने जिस किस्म की एक सोची समझी रणनीति बनाई है, आगामी अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी की मजबूती और जन समर्थन को परखने का प्रयास, जिस तरीके से 38 वर्षीय अभिषेक बनर्जी आधुनिक नेतृत्व की झलक पेश करते हैं, युवा ऊर्जा, परिपक्व महत्वाकांक्षा का ऐसा मेल जो इस राज्य को फिर से संगठित करने की कोशिश करता है, जिसका इतिहास राजनीतिक उथल पुथल और सांस्कृतिक समृद्धि से भरा है। उनका उद्देश्य केवल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लगातार 3 कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाना नहीं, बल्कि जनता से फिर से जुड़ना भी है। तो एक तरफ ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की कथित मिलीजुली इस रणनीति और साजिश को ध्वस्त करते हुए अभिषेक बनर्जी सीधे सीधे चुनौती मोदी शाह समेत ज्ञानेश कुमार को दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता इनके बीच में जाकर के टीएमसी का जुड़ाव उनके साथ में और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जाहिर तौर पर रोड शो है, जनसभाएं हैं, सभी समुदायों से संवाद है। एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से अभिषेक बनर्जी टीएमसी के कद को और ऊंचा कर रहे। दरअसल दोस्तों आबिर जीतबे बांग्ला को टीएमसी बीजेपी की कथित कठोर नीतियों के जवाब के तौर पर पेश कर रही है। यानी कि आबिर जीतबे बांग्ला दरअसल एक स्लोगन के साथ में अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से पूरे बंगाल के अंदर जो कुछ जुड़ाव के लिए कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, राजनीतिक बुद्धिजीवी, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति, भारतीय जनता पार्टी की वो कदम, वो हथकंडे धाराशायी करने के लिए अब अभिषेक बनर्जी मैदान में है। दोस्तों उनकी पिछली जो यात्रा थी, नवजुआर यात्रा यानी कि नई लहर यात्रा की सफलता से सीख लेते हुए 2023 के पंचायती चुनाव से पहले समर्थन को उन्होंने और मजबूत किया। अपनी मौजूदा यात्रा को नवीनीकरण और पुनरुत्थान की व्यापक कहानी से अभिषेक बनर्जी जोड़ते हुए दिख रहे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब जहां पर जिस यात्रा के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में टीएमसी को बड़ी जीत मिली, 29 सीटें जीती और बीजेपी सिर्फ 18 से खिसक करके 12 पर आ गई। यानी कि जो बीजेपी अपने धार्मिक उन्माद के जरिए बंगाल के अंदर अपनी पैठ को मजबूत कर रही थी, वो तो धराशायी होगी। ममता बनर्जी और अभिषेक समेत टीएमसी नेता नियमित रूप से बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार पर बंगाल के साथ व्यवस्थित दमन की नीतियां अपनाने पर प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि साहब केंद्र पर करीब 2 लाख करोड़ रुपयों का बंगाल का बकाया है और केंद्र सरकार ये कह रही है, मोदी और शाह ये कह रहे हैं कि साहब बंगाल घुसपैठियों को रोकने के लिए, फेंसिंग के लिए जमीन तक नहीं दे रही। अब दोस्तों आप देखिए राज्यों का बकाया जिस स्तर पर मोदी सरकार के ऊपर में है, उसे कैसे लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव में अभिषेक टीएमसी के नंबर 2 नेता के तौर पर उभरे। किस तौर पर महासचिव बने,
उस चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर इतिहास रच दी थी। और जिस बीजेपी की बम्पर जीत ये गटर मीडिया चला रहा था, एजेंसियां दिखा रही थी, वो बीजेपी कितने पर सिमटी थी? महज 77 पे। 213 सीटें टीएमसी ने हासिल की थी। वोट शेयर के लिहाज से 48% टीएमसी को वोट मिले थे। 2016 में टीएमसी ने 211 सीटें जीती थी, जबकि 44-45% वोट शेयर उसका था। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या उनकी यात्रा बीजेपी के चुनावी खेल को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने जा रही है? राजनीतिक जानकारों की नजर में यस। दोस्तों, इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभिषेक बनर्जी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तौर पर बिहार के बाद बंगाल में हल्के में लेने की कोशिश टीएमसी को की, लेकिन टीएमसी ने सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से बेलेस को लगाया, जिस तरीके से एक एक बिंदु पर निगाह रखे, उसमें उन लोगों को जिनको मृत दर्शा करके चुनाव आयोग ने उनके नाम काटे थे, उनको सामने ला करके खड़ा कर दिया। अभिषेक बनर्जी जो महज 38 साल के हैं, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति और उनका माइक्रो मैनेजमेंट यह दर्शाता है। 2024 को उठाकर देख लीजिए, उम्मीदवारों के चयन को देख लें, हर रणनीति करीब करीब कामयाब रही। कौन सोच सकता था कि एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को, जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई खानदानी वास्ता तक नहीं था, जो यूसुफ पठान खुल करके बोलते भी नहीं है, जो यूसुफ पठान किसी तरीके से, किसी अंदाज में भी राजनीतिज्ञ के राह भी नहीं लगते हैं, उनको कैसे टीएमसी ने और किस अंदाज में अभिषेक बनर्जी ने उठा करके कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उतार दिया था और यूसुफ पठान को बड़ी जीत मिली थी। यानी कि उनका माइक्रो मैनेजमेंट यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी के बाद में जो टीएमसी का नेतृत्व है, उसको संभालने के लिए अभिषेक बनर्जी तैयार नहीं है, बल्कि अभिषेक बनर्जी के कंधे पर अभी से जिम्मेदारी ममता बनर्जी डाल सकती हैं। नीतीश कुमार की तरह नहीं, या दूसरे ऐसे नेताओं की तरह नहीं जिनको ढूंढना पड़ता है बनाए किसे दो। जाहिर तौर पर एक तरफ चुनाव आयोग की पोल तो खोली ही, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हर हथकंडे को अभिषेक बनर्जी अपनी इस नई यात्रा के जरिए ध्वस्त करते जा रहे हैं। इंतजार कीजिए इस चुनाव में, क्या एक बार फिर से टीएमसी अपने इतिहास को दोहराकर एक नया इतिहास गढ़ेगी? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।